बनी डायन। रामपुर गांव में रहने वाली सुधा देवी अपने दो बेटों विनोद, अजय, पति हरि और बहू शिखा के साथ रहती थी। शिखा बहुत ही गोरी और सुंदर थी, इसलिए सुधा को अपनी गोरी बहू पर बहुत ही घमंड था। दोनों सास बहू में बहुत बनती थी। एक शाम सुधा अपनी बहू शिखा से बोलती है, अरे शिखा बहू, देख तो अजय के लिए ये लड़की कैसी है। माँ जी, लड़की तो ठीक है, मगर देवर जी को भी तो पसंद आनी चाहिए। अरे भला माँ के रहते बेटा शादी का फैसला क्यों लेगा। मुझे तो यही लड़की पसंद है और यही मेरे घर की बहू बनेगी। सुधा ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही शिखा दरवाजा खोलती है तो सामने अजय एक बड़ी ही काली सी औरत के साथ खड़ा होता है, जिसके घुटनों तक लंबे काले बाल होते हैं। ये देखकर सुधा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे अजय, ये मैं क्या देख रही हूँ, तूने शादी कर ली, वो भी इतनी काली लड़की से। अरे दुनिया की सारी सुंदर लड़कियां मर तो नहीं गई थी, आखिर क्या देखकर तू इस काली सी लड़की के पीछे लट्टू हो गया। माँ, मैंने पिताजी को पहले ही बताया था। क्यों जी, तुम्हें इस सब के बारे में पता था, बोलते क्यों नहीं? मुंह में दही जमा रखी है क्या? अरे बता भी देता तो बहू के सांवले रंग के कारण तुम कौन सा मान जाती। अजय, तू बहू को लेकर जा कमरे में। अजय काजल को लेकर कमरे में चला जाता है और हरि के जाते ही शिखा अपनी सास के कान भरकर कहती है, माँ जी, आपने देखा इसके बाल कितने लंबे घने हैं। अरे बहू, यहाँ घर में बवाल मचा है और तुझे इस कल्लो माई के बालों की पड़ी है। माँ जी, मैंने सुना है कि जिसके लंबे बाल होते हैं वो लड़की डायन होती है। जरूर इस काली डायन ने कोई जादू टोना करके देवर जी और बाबूजी को अपने बस में कर लिया है। इससे पहले कि ये डायन हमारा घर खा जाए, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। बड़ी बहू शिखा की बातें सुधा के मन में घर कर जाती है, जिस कारण वो रात भर सो नहीं पाती। तभी आधी रात उसके कानों में किसी के पायल के छनकने की आवाज पड़ती है। अरे इतनी रात को आंगन में किसका पायल बज रहा है? सुधा कमरे की खिड़की से बाहर झांकने लगती है। तभी वो देखती है कि काजल अपनी लंबी लंबी चोटी को लहराते हुए घर से बाहर की ओर जा रही होती है। ये इतनी रात को जा कहाँ रही है? मुझे देखना चाहिए। सुधा अपनी बहू का पीछा करने लगती है। तभी अपनी सास को देखकर काजल का चेहरा डर से भर जाता है। अरे माँ जी, आप यहाँ क्यों रही मेरी काली बहू? सच सच बता, तू इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकली है? माँ जी, वो मुझे घुटन हो रही थी। घुटन हो रही थी या फिर तू अपना डायन का खेल खेलने बाहर आई थी? अंदर चल। सुधा गुस्से में काजल की चोटी खींचकर उसे घर में ले आती है, मगर इसके बाद भी काजल चुप रह जाती है। कहीं सुधा का शक सही तो नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक सुबह जब शिखा कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी वो जोर से चीख पड़ती है। पूरा परिवार भागते हुए आकर कमरे में इकट्ठा हो जाता है और सुधा कहती है, अरे क्या हुआ बड़ी बहू, तू ऐसा चिल्लाई क्यों? माँ जी देखिए ना, किसी ने इस कमरे में काला जादू किया है। ये नींबू मिर्च का पुतला। मुझे तो ये सारा खेल इस काली देवरानी का रचा हुआ लग रहा है। बड़ी बहू, तू छोटी बहू को डायन बना रही है। अजी तुम चुप रहो, आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम इस काली बहू का पक्ष खींचते रहोगे और एक दिन ये काली डायन मेरा घर खा जाएगी। ये डायन है कि नहीं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुधा रसोई घर में जाकर सूखी मिर्ची जलाकर उसका धुआं पूरे घर आंगन में फैला देती है, जिससे काजल जोर जोर से खांसने लगती है। देखिए माँ जी, ये डायन कैसे खांस रही है। अब तो ये तय हो गया है कि मेरी काली देवरानी डायन है, डायन। ये सुनकर काजल की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रोते हुए कहती है, माँ जी, जेठानी जी, मैं डायन नहीं हूँ। मैं अपने सिंदूर, अपने मंगलसूत्र की कसम खाकर कहती हूँ। अरे मत खा अपनी काली जुबान से मेरे बेटे की कसम। अरे भाग्यवान, अरे बस भी करो, अभी वक्त है। मैं कहता हूँ इन अंधविश्वासों से बाहर निकल जाओ। हरि के समझाने पर भी सुधा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही समय ढलता जाता है और एक दिन जब हरि और अजय काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए होते हैं, इस बीच सुधा अपनी काली बहू के डायन होने की बातें घर घर में फैला देती है और ये बात पूरे गांव में आग की तरह लहक उठती है, जिसके बाद पूरा गांव अंधविश्वास में आकर काजल के साथ बुरे सलूक पर उतारू हो जाता है। खींच कर लाओ उस डायन को यहाँ पर। मुखिया जी की मंजूरी पाकर सुधा और शिखा काजल को उसकी लंबी चोटी से घसीटते हुए गांव के प्रांगण में ले आते हैं। माँ जी, जेठानी जी, मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चल डायन, अब तेरा फैसला पूरा गांव करेगा। कहो गांव वालों, इसके साथ क्या करना चाहिए?
सरपंच जी इस डायन को जिंदा जला देते हैं, वरना ना जाने किसका किसका घर खाएगी। उसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने सुना है कि एक डायन की सारी शक्ति उसकी चोटी में समाई होती है। क्यों ना हम इसकी चोटी ही काट दें? भगवान के लिए मेरी चोटी मत काटिए। काजल के लाख गिड़गिड़ाने पर भी अंधविश्वास से भरा हुआ गांव उसकी चोटी काट देता है, जिसके बाद काजल की आंखों से बहे आंसू गांव की मिट्टी में घुल जाते हैं और वो कहती है, हे धरती माँ, मेरे डायन ना होते हुए मुझे इसकी सजा मिली। अब तू मेरा न्याय चुकाना माँ। काजल को ऐसा बोलता देखकर कसाई गांव वाले उसे पत्थर मार मार कर गांव से बाहर निकाल देते हैं। काजल के जाने के बाद गांव पर काल घेर आता है और कई दिनों तक गांव में बारिश होती रह जाती है। तभी एक साधु गांव में आता है और सुधा का दरवाजा खटखटाता है। कोई है इस घर में? कोई है इस घर में रहने वाला? प्रणाम साधु बाबा। बाबा को अपनी खेत की पहली फसल दे दो माई। साधु बाबा, हमारे गांव में कई रोज से बारिश हो रही है, सभी की फसल पानी में डूब गई है। ये बारिश नहीं बल्कि उसके बहे आंसू हैं, जिस पर इस पूरे गांव ने मिलकर अत्याचार किया था। जो बोया है उसकी कटनी तो काटनी ही पड़ेगी। क्या मतलब बाबा? तुमने अपने घर आंगन की लक्ष्मी को डायन कहकर उसे ठुकराया है। अब जब तक उसके पांव इस गांव की धरती पर नहीं पड़ेगी, ये तूफान थमने वाला नहीं है। सुधा को सच का पहलू दिखाकर वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद पूरा गांव मिलकर काजल की तलाश के लिए निकल पड़ता है, जहां काजल मंदिर की सीढ़ी पर बैठी होती है। ये देखकर सुधा अपनी बहू के पैर पर गिरकर कहती है, काजल बहू, मुझे माफ कर दे। अंधविश्वास में भरकर मैंने तुझे डायन कहा और घर की इज्जत को घसीटकर गांव में उछाला और तुझसे तेरी चोटी छीन ली। घर चल बहू, मुझे माफ कर दे। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं, मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। काजल बहू, मुझे माफ कर देना। गांव का मुखिया होते हुए भी मेरे हाथों गलत फैसला हुआ, जिसकी सजा विधाता पूरे गांव को दे रहा है। तू चल, वरना गांव खाक हो जाएगा। इसके बाद पूरा गांव काजल को गांव में लेकर आता है, जिसके बाद गांव पर छाया काल टल जाता है और शिखा आरती की थाली लेकर दरवाजे पर आती है और अपनी काली देवरानी का गृह प्रवेश कराती है। आओ मेरी प्यारी देवरानी, इस कलश को अपने कदमों से गिराकर अंदर आ जाओ। उस रोज अपनी जेठानी की आंखों में अपने लिए डर की जगह प्यार देखकर काजल का टूटा बिखरा मन जुड़ने लगता है और गांव पर घिरा बुरा वक्त भी टल जाता है। सच है, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, मगर जब वो गिरती है तो आड़ नहीं लिया जाता। इसलिए कभी भी किसी लाचार पर अत्याचार करने से पहले एक बार अपने आंखें आसमान की ओर उठाकर जरूर देखें, क्योंकि न्याय करने वाला विधाता सब देख रहा है। बबीता के चेहरे पर खास उभरी सुंदरता नहीं थी। उसका रंग बेहद सांवला था, मगर वो मन से बहुत सुंदर थी। बबीता और हरी की शादी को 7 साल बीत चुके थे। बावजूद इसके बबीता की गोद खाली थी, इसीलिए उसकी सास शीला उसे बांझ होने का ताना दिया करती थी। माँ जी, चाय। बबीता चाय का कप अपनी सास की ओर बढ़ा ही रही होती है कि तभी चाय छलक कर शीला के हाथों पर गिर जाती है, जिससे गुस्से में शीला बेचारी बहू को भली बुरी बातें सुनाना शुरू कर देती है। अरे बेड़ा गर्क हो इस बांझ पकेरू का, क्यूरी करम जली, तेरे हाथों में जान नहीं बची जो तुझसे एक कप भी नहीं संभाला गया। खाने को तो 10-10 रोटियां ठूसती है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने अपने हरी को तुझ जैसी जले उपले जैसी बांझ के पल्ले बांध दिया था। शीला का अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव कोई पहली बार नहीं था। वो आठों पहर बबीता को बांझ कहती। ये बातें बबीता के दिल में नासूर की तरह चुभती थी, मगर उसने तो बस अपनी सास की सुनना सीखा था। हरी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता था। उस पूरे घर में बबीता का ससुर दीना ही ऐसा था जिससे बबीता का दुख देखा नहीं जाता था। अरे भाग्यवान, तुमने क्या ठान ही ली है कि इस बेचारी को बांझ कह कर ही मार डालोगी? अजी, तुम तो चुप ही रहो। जब देखो इस कोयला खदान का पक्ष खींचते रहते हो, मगर आस पड़ोस से दुनिया भर की बातें तो मुझे सुननी पड़ती है। विमला की बहू इसके बाद आई थी और 2-2 बच्चों की माँ बन चुकी है, पर ये बांझ हमें एक भी बच्चा न दे सकी। अरे माँ, मैंने तुम्हें कितना कहा था कि मुझे इस काली कलूठी लड़की के लक्षण सही नहीं लग रहे, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तो मुझे इससे चिढ़ होने लगी है। मैं तो कहता हूँ निकाल फेंको इसे घर से बाहर। अपने पति हरी की ये बातें सुनकर बबीता टूट कर बिखर जाती है।
आखिर एक लड़की का साथ पति के साथ से ही तो ससुराल के घर आंगन से जुड़ता है, और जब वही दुख में साथ छोड़ दे तो जिंदगी बोझ बन जाती है। शीला ने बबीता को घसीट कर घर से बाहर निकाल फेंका। बेचारी गरीब बहू अपनी सास के आगे गिड़गिड़ाती रही। रुक जाइए माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ माँ जी। बिल्कुल नहीं, जब तक तू मेरे घर में रहेगी मेरे घर का वारिस कभी नहीं आएगा। जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर। इतने अत्याचार के बाद शीला ने अपने बहू के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बबीता रोते हुए वहां से चली गई और कचरे के ढेर में टूटे फूटे पाइपलाइन में रहने लगी, और अगले दिन भर भूखी प्यासी रहकर कचरा बीन कर उसे भंगार की दुकान पर बेच आती है। बदले में 50 रुपए मिलते हैं, जिससे वो राशन खरीदने पर खर्च करके थोड़ा बहुत आटा दाल खरीद कर कचरे में लौट आती है और चूल्हा फूंक कर कुछ रोटियां बनाती है। अभी बबीता रोटी खाने बैठी ही थी, तभी एक भूखा बच्चा भागता हुआ उसके पास आकर बोला, आंटी आंटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ी रोटी मुझे भी दे दो ना। उस नन्हे से बच्चे की भूख देखकर बबीता अपनी भूख भूल जाती है और अपने हिस्से की रोटी उस बच्चे को खाने के लिए दे देती है। तभी उसकी भिखारिन माँ आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए दिल भरकर दुआएं देते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आज तुमने मुझ भिखारिन के बच्चे का पेट भरा है। भगवान तुम्हारी जिंदगी का हर अधूरापन दूर करे, तुम्हारी खाली झोली खुशियों से भर दे और तुम्हें ऐसा बच्चा दे जो तुम्हें इस कीच की थाक से निकाल ले जाए और तुम माँ में सबसे बेहतर गिनी जाओ। उस भिखारिन माँ का कहा आशीर्वाद जैसे भगवान के घर जा पहुंचता है, और उसके जाने के बाद बबीता अपने बांझ के खोखले अस्तित्व को सोच सोच कर फूट फूट कर रोते हुए बेहोश हो जाती है। तभी पास के कुछ लोग उसे बेहोश पड़ा देखकर अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां उस गरीब बहू को अपने गर्भवती होने की खबर पता चलती है। हे भगवान, तूने मुझ गरीब की झोली में इस गर्भ के फल को दिया है, अब इसकी रखवाली तू ही करना। गरीब बबीता दिन भर भूख झेल कर कचरा बीनती और शाम ढलने पर उसे बेचकर मिले हुए पैसे से रूखी सूखी रोटी खाकर दिन काटती। 9 महीने बाद उसने उसी कचरे के बीच एक गोरे चिट्टे बेटे को जन्म दिया। तभी जोर जोर की बारिश शुरू हो गई और कचरे के चारों तरफ पानी भर गया। हे भगवान, इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई है? मुझे मेरे बच्चे को बचाना होगा। जैसे जैसे कचरे के ढेर में पानी भरता गया, बबीता का बच्चा अपने आप ऊपर उठता गया जैसे वो जादुई बच्चा हो। तभी उसकी आंखों से एक रोशनी कचरे के ढेर में समा गई और कचरे की वो जगह एक सुंदर से महल जैसे घर में बदल गई। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा जादुई बच्चा है जो अपने आप ऊपर उठता जाता है और अपनी आंखों की रोशनी भर से घर बनाने की काबिलियत रखता है? बबीता ऐसे बोल रही होती है, तभी उसका जन्मा हुआ जादुई बच्चा बोल पड़ता है, डरो मत माँ, मैं जादुई बच्चा हूँ। आज से तुम्हारी सारी दुख दर्द मेरे हुए और मेरी खुशियाँ तुम्हारी हुई। इसके बाद बबीता अपने जादुई बच्चे को लेकर उस सुखमयी घर में रहने लगती है। मगर इस बात की भनक उसकी लालची सास और पति को पड़ गई और वो उसके पास आकर झूठ मूठ के आंसू रोने लगे। बबीता बहू, अपनी सास को माफ कर दे, चल घर चलते हैं, तेरे बिना सारा घर आंगन सूना पड़ा है। अरे कितना गोरा चिट्टा पोता है मेरा, बिल्कुल हरी पर गया है। शीला के इस झूठ भरी बात पर जादुई गोरा बच्चा उसके बाल खींचने लगता है। अपनी सास और पति की लालची स्वभाव से अनजान बबीता उनके साथ घर चली आती है। अरे बहू, जरा मुझे भी तो मेरे प्यारे पोते का जादू दिखला। जी माँ जी, मेरे प्यारे जादुई बच्चे, जरा अपना जादू तो चलाना। इसके बाद बबीता का जादुई बच्चा मुंह खोलकर सोने के सिक्के बरसाने लगता है, जिसे देखकर शीला और हरी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, हमारा जादुई बच्चा तो जीता जागता सोने का खजाना है। अब तो हमारी ऐश ही ऐश होगी, कमाने का झंझट ही खत्म। हरी के इस कहे पर बबीता उसके मन में बसा लालच भांप जाती है और अपने जादुई बच्चे को कमरे में लेकर चली जाती है। एक दिन जब बबीता बर्तन मांज रही होती है, तभी हरी और शीला उसके कमरे में आते हैं, जहां जादुई बच्चा झूले में खेल रहा होता है। मौका अच्छा है, अभी ये कोयला खदान किचन में है,
जल्दी से इस बच्चे का मुंह खोलकर सारा सोना निकाल लेते हैं। हाँ चल। इसके बाद हरी और शीला जबरदस्ती जादुई बच्चे का मुंह खोलते हैं। अरे ओ जादुई को रे बच्चे, चल जल्दी से हम दोनों को भर भर कर सोने के सिक्के दे दे। जैसे ही शीला अपना लालच उस जादुई बच्चे के सामने रखती है, उसके मुंह से आग निकलने लगती है, जिसे हरी और शीला का मुंह काला हो जाता है। इतने में बबीता भागी भागी वहां आ जाती है। अरे नास पीटे इस जादुई पोते का, इसने तो मेरा मुंह काला कर दिया। माँ जी, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आखिर इतना लालच लेकर आप कहाँ जाएंगे? ये जादुई बच्चा जितना मेरा है उतना आपका भी। फिर आपने क्यों चोरी से इसे छुआ? आपको सोने के सिक्के चाहिए ना? ए मेरे जादुई बच्चे, इस घर को सोने के सिक्कों से भर दे। बबीता की बात मानकर उसका जादुई बच्चा सोने के सिक्कों से शीला की झोली भर देता है। मगर शीला को जैसे अब वो सोने के सिक्के खटक रहे थे, उसने सारे सोने के सिक्के जमीन पर गिरा दिए और पछतावे से भरकर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने इस सोने के सिक्के को पाने के लिए अपने पोते के साथ अच्छा नहीं किया। मगर अब मुझे इन सोने के सिक्कों का लालच नहीं, और मुझे तो तेरे रंग से भी बैर नहीं, क्योंकि तूने ही मुझे हीरे जैसा पोता दिया है। हाँ बबीता, मुझे भी माफ कर देना। मैं भी लालच में अंधा हो गया था, मगर अब मेरी भी आंखें खुल चुकी हैं। इस तरह जादुई गोरे बच्चे के आ जाने से बबीता की बुझी जिंदगी में रोशनी भर जाती है और उसे अपने हक की खुशियां मिल जाती हैं। अब शीला और हरी पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके मन में बसा लालच मिट्टी में मिल गया था और अपने जादुई बच्चे के आने के बाद से उनका मन इंसानियत से भर गया और उन्होंने लाचार लोगों की भलाई करना सीख लिया।